चलिए तमाम साथियों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से होंगे और नमाज वगैरह से फारिग हो गए होंगे। आइए बिला तमहीज़ ताख़ीर हम अपने इस गुफ्तगू के कड़ी को आगे बढ़ाते हुए कुछ कंटेंट आपके सामने रखता हूँ इस उम्मीद के साथ कि वो वक्त समाप्त फरमा लेंगे ताकि आपको किसी भी एग्ज़ाम में जब बैठने जाए तो पेपर को लेकर के किसी तरह की दुश्वारियाँ, किसी तरह की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। तो पहले तो आप लोग ये बता दो कि आवाज़ वगैरह क्लियर है, सारी चीज़ें विजिबल हैं, सारी चीज़ें दिख रही हैं आपको क्लियर। उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें ठीक ठाक आप लोगों को दिखता होगा। और उन तमाम साथियों को जो नए साथी जुड़े हुए हैं, जो नए साथी क्लास से मुंसलिक हुए हैं, उनसे गुजारिश करूँगा कि हमारा पूरा का पूरा ये यूनिट नंबर 3 चल रहा है। हमारा यूनिट नंबर 3 गज़ल से मुताल्लिक़ हम लोग सवालात लेकर के आए हैं। इनसे कुछ कंटेंट में ये कर रहा हूँ और इंशाल्लाह बहुत जल्दी इनके ऊपर हम लोग प्रैक्टिस सेट भी लेकर के आएंगे, प्रैक्टिस कराएंगे आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा। इसलिए कि पढ़ने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है कि कंटेंट कितना हमारा जहन में है। जब तक कि हम क्वेश्चन आंसर नहीं क्वेश्चन आंसर का फॉर्म में जब तक कि हम काम नहीं करेंगे, डेफिनेटली वो सारी चीज़ें हमारे माइंड में नहीं होंगी। तो उसको भी बहुत जल्दी हम क्लास शेड्यूल करने वाले हैं, आप लोगों के बीच में इंशाल्लाह लेकर के आएंगे। अभी तो मैंने ये इरादा बनाया है कि जैसे हर हफ्ता मतलब हर वीक में संडे के रोज़ जो भी हम लोग पीछे से पढ़ेंगे उसका एक दिन हम लोग क्लास लेंगे, जो रिवाइज क्लास होगा हमारा। उन्हीं के मुतालिक सवालात ऑलरेडी फॉर्म किए जाएंगे और यूजीसी नेट को मद्देनज़र रखते हुए, मतलब उनको एकदम ध्यान में रखते हुए, और हर एक स्टेट जो एग्ज़ाम कराती है, एलिजिबिलिटी टेस्ट लेती है, उनको मद्देनज़र रखते हुए, उनका सिलेबस को देखते हुए, बिहार टीचर्स वाले जो TRE-4 वाले बच्चे हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए, उनको ध्यान में रखते हुए इंशाल्लाह संडे के रोज़ एक क्लास लेकर के आऊँगा जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमारा 20 से 25 क्वेश्चन गज़ल से मुताल्लिक होंगे और प्योर गज़ल से मुताल्लिक होंगे और वही सारे क्वेश्चन होंगे जिनको पेपर में जगह दी जाती है। ये भी याद रखिएगा। आप पहले ये बता दो कि आप लोग को मैंने कई बार बताया कि हमारा क्लास का जो टाइमिंग है, जो मैं वीडियो अपलोड कर देता हूँ वो 7 साढ़े 7 के बीच में इवनिंग में। आप में से कितने लोग वीडियो देखते हो, ज़रा सा जल्दी से प्लीज़ थंबनेल कर दो। जल्दी से कितने लोग साथी लोग करते हैं भाई, ऑनेस्टी ईमानदारी से बताना, ईमानदारी से बताना। देखो बाद में फिर मत पछताना, बाद में फिर ये मत कहना कि बोलते हैं ना कि जब वक्त निकल जाता है फिर उसके बाद पछताते हैं, तो उस समय पछतावे का क्या फ़ायदा जब वक्त ही निकल जाए। ये मत कहिएगा बाद में कि कोई तैयारी कराने वाला नहीं मिला। उर्दू एक ऐसी ज़बान है जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग डेप्थ जा करके नहीं पढ़ाते हैं। तो ये सब कहने का जिम्मेदार आप नहीं होंगे, इसलिए कि आप अपनी जिम्मेदारी को जिस तरह पहचानते हैं और जानते हैं, तो आपके लिए ज़रूरी है, आपके लिए एकदम कंपलसरी है कि आप क्लास को वॉच कीजिए। और मैं आप लोगों को बता दूँ, आपकी याद दहानी के लिए मैं बता दूँ कि हमारा यूनिट नंबर 1 और 2 ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है। सारा का सारा वीडियो प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है और नंबर वाइज करके मैंने दे रखा है। कुछ लेक्चर ऐसे हैं जो तारीख़ जमा उर्दू से मुताल्लिक़ हैं, कुछ लेक्चर ऐसा है जो कसीदे मरसी और मसनवी से मुताल्लिक़ हैं। और हमारा मसनवी से मुताल्लिक़ एक क्लास इवनिंग में भी चलता है, रात के 9:20 में लाइव क्लास में आता हूँ। वहाँ पे 10 से 15 क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आप लोगों से पूछता हूँ, आप लोग कमेंट करके मुझे आंसर करते हो। फेस टू फेस वहाँ पे पढ़ने का मौका मिलता है, तो आप लोग उस क्लास को भी ज्वाइन करना ना भूले। समय पर 9:20 में मैं आता हूँ। 40 से 45-50 मिनट हमारा क्लास चलता है, रोजाना शेड्यूल है क्लास का। बहुत सारे यूजीसी नेट वाले बच्चे जुड़े हुए हैं, आप लोगों से भी कहेंगे, TRE-4 वालों से भी कहेंगे, जेट वाले जितने साथी फॉर्म भरे हुए हैं, झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट वाले, RPSC वाले जितने बच्चे स्टूडेंट हैं, उन सारे लोगों से कहूँगा कि आप 9:20 में नहीं जुड़ना ना भूलें। डेफिनेटली आपको बहुत फ़ायदा होगा उस क्लास से। वहाँ पे सिर्फ हम लोग क्वेश्चन ही पे प्रैक्टिस करते हैं, सिर्फ क्वेश्चन ही वहाँ पे की जाती है। मैं क्वेश्चन रखता हूँ, आप लोग क्वेश्चन का आंसर देते हो, तो उससे आपको फ़ायदा ये है, उससे आपको ये फ़ायदा हो जाता है। देखिए मेरा क्लास चलाने का मकसद ही यही है कि सारी चीज़ें आप लोगों के दिमाग में यही बैठा दूँ।
ऐसा नहीं कि सिर्फ कंटेंट दे देना, कंटेंट तो ऑलरेडी बहुत सारे पहले से पढ़े हुए हैं, किताबों के अंदर है, बहुत सारी किताबें मंजर आम पे आ गई हैं, बहुत सारी किताबें आपके पास होंगी। तो उन किताबों से क्या फायदा? अगर किताब से एग्जाम निकल जाता, अगर किताब खरीदने से ही अगर एग्जाम निकल जाता तो डेफिनेटली सारे लोग यूपीएससी और बीपीएससी एग्जाम क्रैक कर जाते ना। तो किताबों से कुछ नहीं होता, बशर्ते कि किताब में जो कंटेंट दिया गया है उसको अपने ध्यान में बैठाना। और ये भी बात ध्यान में रखिएगा कि किताबों के सारे कंटेंट को ध्यान में नहीं बैठाई जाती है, टू द पॉइंट पढ़ा जाता है। देखिए बहुत सारे बच्चों का ये ध्यान में बात आती है कि जब क्लास कर लेंगे, जब मौका मिलेगा मुझे, जब ये इस तरह की क्लास कर रहे हैं, जब इतना हाई लेवल का तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमारे पास नॉलेज भी होना चाहिए। मेरे दोस्त, आपको नॉलेज और आपको ज्ञान प्राप्त करने का मौका खुद सरकार देती है। आप एक बार एग्जाम क्रैक कर जाएं, आपको 3 साल 4 साल तक सरकार आपको खुद पैसा देती है इस पे वर्क करने के लिए। आप खुद जितना ज़्यादा चाहते हैं मुताला कीजिए, 24 आवर्स आपके पास है। आपको सरकार बताता है इसके लिए पैसा देती है कि आप जितना ज़्यादा वर्क कीजिएगा, जितना ज़्यादा मुताला कीजिएगा, डीप जाकर के मुताला कीजिए, उन सारी चीज़ों का अखराजात सरकार खुद अपने ऊपर बर्डन लेती है। तो आप उसके लिए चिंतित ना हो कि आपके पास नॉलेज कहाँ से आएगा। नॉलेज एग्जाम क्रैक कर लेने के बाद आ जाएगा। अभी टू द पॉइंट पढ़िए, उन्हीं सारे कंटेंट को पढ़िए जो एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। उन सारी चीज़ों को आज के दौर में क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं। बहुत सारे साथियों का आप सुनेंगे कमेंट, मैं पढ़ता हूँ कि बहुत मेहनत करता हूँ, बहुत सारी चीज़ों को मैंने दिमाग में बैठाया है, लेकिन एग्जाम में वो सारी चीज़ें नहीं आती। कहाँ से आएंगे भाई? आपको पढ़ना पड़ेगा वही चीज़ जो आती है एग्जाम में, उन सारी चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना है ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या छोड़ना है ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें पढ़ लेंगे, एग्जाम में कुछ आएगा नहीं, तो फायदा पढ़ने का वैसा कुछ नहीं होगा। इसलिए टू द पॉइंट पढ़ने के लिए मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, एमएस उर्दू एकेडमी क्लास को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इंशाल्लाह अभी भी वर्क कर रहा हूँ, इंशाल्लाह आने वाला ज़माना में भी इंशाल्लाह एक टीम बनाऊंगा। एक टीम बना करके पूरा मुकम्मल तरीके से तैयारी कराऊंगा, हर पेपर का तैयारी कराऊंगा, खा वो जनरल पेपर हो, खा वो प्रॉपर अपना पेपर हो, कोई भी पेपर हो, इंशाल्लाह हर पेपर की तैयारी कराई जाएगी। बस सिर्फ और सिर्फ आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, आपकी सहायता की ज़रूरत है। चैनल थोड़ी सी इंशाल्लाह डेवलप करेगी, इंशाल्लाह टीम बनाने का कोशिश करूंगा। उन सारी चीज़ों का फैसिलिटी इंशाल्लाह आपके लिए लेकर के आऊँगा, आपके लिए मुहैया कराऊंगा, जो एक फैसिलिटी हमारे लिए ज़रूरी है। चलिए आते हैं हम लोग क्लास की तरफ, बात ज़्यादा तवील हो जाएगी। आते हैं तरह से हम लोग क्लास की तरफ। आज का हमारा ये अगर बात कर लें मिर्ज़ा गालिब साहब के ऊपर, हमारा लेक्चर नंबर 4 है आज का, ये ध्यान में रखिएगा। लेक्चर देख लेना भाई, स्पेलिंग सही है ना? स्पेलिंग मिला लीजिएगा प्लीज, देख लीजिएगा। LECTURE एक बार देख लीजिएगा, ऐसे देखना कोई जरूरी नहीं है। लेक्चर नंबर 4 खाली ध्यान में रखिएगा ना। दिक्कत क्या है भाई आपको, आप इंग्लिश थोड़ी पढ़ रहे हैं। यूजीसी नेट उर्दू के हर मुकाबला जाती इम्तिहान के लिए क्लास आपके लिए मुफीद होंगे। मुफीद है भैया, सफेद मत पढ़ लेना, मुफीद होंगे और मुफीद है भी, डेफिनेटली आपके लिए मुफीद है। हम लोग बात कर रहे थे आज मिर्ज़ा गालिब साहब के बारे में। इनके कुछ मसनवियाँ हैं, इनके कुछ क़सायद हैं, इनके बारे में कुछ मुख्तस तरीके का, अलग तरीके का अक़वाल हैं। इन सारी चीज़ों को इंशाल्लाह आज के क्लास में हम लोग एक एक करके देखने वाले हैं, और जहाँ से क्वेश्चन आने का चांसेस है उन्हीं चीज़ों को, बाकी चीज़ों को बाइकाट करते हुए चलेंगे। सारा का सारा कंटेंट नहीं पढ़ेंगे, उन सारी चीज़ों को पीछे छोड़ते हुए चलेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो मसनवियों की अगर हम लोग बात कर लें तो इनकी बहुत सारी मसनवियाँ हैं। अगर गालिब के मसनवियों के बारे में बात कर लें तो इनकी कुल मसनवियों की तादाद बताई गई है 11। मैंने लिख भी दिया है आपके सामने। कुल्लियात गालिब में फारसी के कुल 11 मसनवियों का तज़किरा किया गया है, ये ध्यान में रखिएगा। कुल्लियात गालिब में फारसी के कुल 11 मसनवियों के बारे में तज़किरा किया गया है। और ये भी साथ में ध्यान में रखिएगा कि इन मसनवियों को तरतीब देने वाले, इन मसनवियों को उर्दू में मुंतकिल करने वाले, मतलब उर्दू ज़बान में मुंतकिल किसने किया था। देखिए कितने इनकी मसनवियाँ थी, ये ध्यान में ना रखिएगा चलेगा। ये ध्यान में अगर आपका ना हो कि कितने मसनवियाँ हैं ये चल जाएगा, लेकिन ये प्लीज़ आप लोग मत भूलेंगे
कि इनका मसनवियों का उर्दू में तर्जमा करने वाले, उर्दू में मुंतकिल करने वाले जो नाम बताने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कुलियात गालिब में जो फारसी के कुछ 11 मसनवियों के बारे में बात किया गया है या बात की गई है, इनको उर्दू में मुंतकिल करने वाले याद रखिएगा नाम ज़ो अंसारी, ज़ो अंसारी साहब है। कौन है? ज़ो अंसारी साहब। इनके बारे में याद रखिएगा, ज़ो अंसारी साहब के बारे में बात याद रखिएगा कि इन्होंने 11 मसनवियों को उर्दू में मुंतकिल किया था। अब उनमें से एक एक करके जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है सिर्फ नाम सुन लेंगे, नाम सुन लेना ही काफ़ी है, जहन में बात रहेगी। सबसे पहले किताब की अगर हम लोग बात कर लें तो बाद मुखालिफ है। बाद मुखालिफ के अंदर नाम ही याद रखना आपके लिए काफ़ी है, सिर्फ पॉइंट को सुन लीजिएगा। बाद मुखालिफ की अगर हम लोग बात कर लें तो गरीबुल वतनी का तज़किरा इन्होंने इसके अंदर किया है बाद मुखालिफ के अंदर। और ये याद रखिएगा बाद मुखालिफ जो किताब है, जो मसनवी है, इसको ये में क्या बताते हैं, जैसे मसलन और सारे मसनवियों को साथ में रख करके इनको भी मैथ्स द कॉलम में डाल दिया जाता है और पूछा जाता है कि बाद मुखालिफ। और जहन में ये बात नहीं रहती है कि गालिब साहब से एक शायर हैं, बहुत ही मशहूर शायर हैं, तो इनके मसनवियों के बारे में जहन में जाती नहीं है और हम लोग भटकते रहते हैं। दक्कनी शोरा के बारे में हम लोग भटकते रहते हैं। मसनवियों के जो खास शोरा हैं उनके बारे में भटक जाते हैं और इनके बारे में जहन में बात रहती नहीं है। तो ये भी ध्यान में रखिएगा, इन्हीं की किताब है बाद मुखालिफ। तज़किरा किया है इन्होंने अपने गरीबुल वतनी के बारे में, अहले कलकत्ता वालों का भी तज़किरा इसके अंदर किया है। मतलब उनके अंदर जो अनानियत थी ये कह सकते हैं, उनके अंदर जो ना मेहरबान होने का जो उनके अंदर एक सिफात भरी हुई थी, इन सारी चीज़ों का उन्होंने शिकायत की है। और अपने कलाम पर, इनके कलाम के ऊपर जितने भी एतराज़ात आयद हुए थे उन सब का इन्होंने जवाब दिया है, खुलासा किया है। इन सारी चीज़ों के बारे में इन्होंने अपने मसनवी बाद मुखालिफ में तज़किरा किया है। ये पॉइंट याद रखिएगा, बाद मुखालिफ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखिएगा। इसमें इन्होंने क्या किया है नहीं किया है इसके बारे में उतना ज़्यादा देर जाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी अगर हम लोग बात कर लें तो मसनवी अब्र गौहर है। मसनवी अब्र गौहर बाब ये इनकी नामुकम्मल मसनवी रह गई थी। नामुकम्मल मसनवी का मतलब होता है कि ये पूरा लिखना चाहते थे लेकिन किसी वजह से नामुकम्मल रह गया। इसके अंदर अगर हम लोग बात कर लें तो कुल अशार की तादाद 1095 है, 1095 है। मसनवी, ये मसनवी जो है अब्र गौहर नामुकम्मल मसनवी है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि गालिब के उस मसनवी का नाम बताएं जो उन्होंने नामुकम्मल छोड़ दिया या नामुकम्मल रह गया। याद रखिएगा अब्र गौहर बाब जिसके अंदर अशार की तादाद भी अगर आपसे पूछ ले तो 1095 याद रखिएगा। इन मसनवियों में, इस मसनवी के अंदर मतलब मसनवी अब्र गौहर बार के अंदर इन्होंने मेराज का वाक़या, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पे गए थे तो मेराज से मुताल्लिक इन्होंने बहुत ही तफसील के साथ इसमें बयान किया है। किसके अंदर? अब्र गौहर बार के अंदर इस मसनवी में मेराज का वाक़या को बड़ा तफसील से बयान किया गया है। ये किताब किसकी है? ये ध्यान में रखिएगा मिर्ज़ा गालिब साहब का। इनके अलावा अगर हम लोग बात कर लें तो मसनवी चराग दार, मसनवी दर सिफत अम्बा, मसनवी दुआए सिबा, मसनवी शान नबूवत और विलायत, ये सारे के सारे नाम जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नाम आप लोग अपने ध्यान में रखिएगा। इसी तरह एक बात और यहाँ पे ध्यान में रखिएगा साथ में गालिब साहब के बारे में कि जो मसनवी चराग दार है, जो सबसे पहला मैंने लिखा है मसनवी चराग दार, इनके बारे में अगर हम लोग बात कर लें तो मसनवी चराग दार एक मंजूम तर्जमा है जो हनीफ नकवी ने किया था। एक मंजूम तर्जमा का मतलब समझते हैं, इसका मंजूम तर्जमा किसने किया है? हनीफ नकवी ने। ये याद रखिएगा, हनीफ नकवी। एक पॉइंट ये याद रखिएगा, इनकी मसनवियों को फारसी से उर्दू में मुंतकिल करने वाले का नाम ज़ो अंसारी है। ये भी आपके लिए पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये दोनों पॉइंट आपका ध्यान में होगा। कैसा लगता है वीडियो? कैसा लग रहा है वीडियो? जरा सा मुझे कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर ऑलरेडी गिवन है यूट्यूब के थंबनेल पे आपको मिल जाएगा। किसी तरह का कोई भी दुश्वारी हो, किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी एग्जाम को लेकर के, तो डेफिनेटली आप व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे अपना
प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं, डेफिनेटली आपकी प्रॉब्लम को हल किया जाएगा। इनके बारे में लोग देखिए, मसनवी चरागे दे, इनके बारे में मंजूम तर्जमा किया है, किसने किया है? हनीफ नकवी साहब ने। अगर इनके बाद बात कर ले तो गालिब के कुछ कसायद हैं, इनके उर्दू दीवान में कुल 8 कसीदे मिलते हैं। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे 8 कसीदे के बारे में बात रखिएगा कि बहुत सारी किताबों में ना 4 ही कसीदे के बारे में तज़किरा किया गया है, लेकिन 8 जो मैंने लिख दिए एक जगह मिला करके, इनके छोटे और बड़े मतलब मुख्तसर कह लीजिए और तवील कह लीजिए, इन दोनों को मिला करके इनकी तादाद 8 होते हैं। लेकिन ऐसे अगर उम्मन आपसे पूछ ले तो 8 ही कसीदे के बारे में बात कीजिएगा, लेकिन तवील कसीदे जो हैं, मतलब जिसके अंदर डिटेल में बात की गई है, जो वजाहत के साथ मतलब एक ज़ख़ीम किताब की शक्ल में पेश की गई है, वो 4 कसीदे हैं और 4 इनके मुख्तसर कसीदे हैं, ये भी याद रखिएगा। अब ये बात आती है कि इनके 4 कसीदे जो मुख्तसर हैं वो किसके बारे में इन्होंने लिखा, और 4 जो तवील कसीदे हैं वो किनके बारे में लिखा। तो पहले के 2 के बारे में अगर हम लोग बात कर लें तो पहला वाला जो 2 है वो हजरत अली के शान में, हजरत अली की शान में इन्होंने मनक़बत की शक्ल में लिखी है। और इसमें ये भी बात याद रखिएगा कि जो हजरत अली के शान में इन्होंने जो 2 मसनवियाँ लिखी थी, जो 2 मसनवियाँ लिखी थी, उसके अंदर याद रखिएगा फारसियत और मुश्किल पसंदी का गलबा नजर आता है। मतलब फारसियत का मतलब ये कह लीजिए कि फारसी अल्फाज, ऐसे अगर आप देखो तो मिर्जा गालिब साहब अपने दीवान में उर्दू कलाम से कहीं ज्यादा फारसी को पसंद किया करते थे, फारसी कलाम को ज्यादा पसंद करते थे। उर्दू नेट वाले आप लोग अच्छी तरह जानते होंगे इस बात के बारे में कि गालिब साहब फारसी से उर्दू से कहीं ज्यादा फारसी को तरजीह देते थे और फारसी के कलाम इनके ज्यादा पसंदीदा था बनिस्बत उर्दू के। ये आप अच्छी तरह जानते होंगे, आप पहले भी पढ़े होंगे, आपको पहले भी ये कंटेंट बताया गया होगा। तो गालिब का पसंदीदा कलाम जो था वो फारसी का कलाम था और उसके बाद फिर उर्दू को तरजीह देते थे। तो इसके अंदर याद रखिएगा जो इन्होंने अली के शान में जो 2 मनक़बत लिखे थे, जो 2 कसीदे लिखे थे, उनके अंदर फारसी अल्फाज का ये कह लीजिए कि फारसी अल्फाज ज्यादा पाए जाते हैं और फारसियत का गलबा रहा है, और सख्त अल्फाज, मुश्किल अल्फाज का भी इन्होंने इस्तेमाल ज्यादा किया है। इसके बाद 2 किताबें और अगर हम लोग बात कर लें तो ये इन्होंने बहादुर शाह जफर के बारे में 2 किताबों की बात कर लें तो बहादुर शाह जफर के मदह में इन्होंने लिखी है, 2 हजरत अली के शान में और 2 बहादुर शाह जफर के शान में, ये याद रखिएगा। इनके बाद अगर हम लोग बात कर लें तो इनके 2 कसीदे, 4 मुख्तसर कसीदे जो मैंने तज़किरा किया था ना, 4 मुख्तसर कसीदे जो इन्होंने अंग्रेज हुक्कामों की मदह में लिखे थे। मतलब 4 मुख्तसर जो कसीदे इन्होंने लिखे थे वो अंग्रेजों की मदद, उनकी सना, उनकी तारीफ, उनकी बड़ाई बयान करते हुए इन्होंने 4 कसीदे लिखे थे। ये भी पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बस डिवाइड कर दीजिएगा 2 जगह, हजरत अली के शान में 2, बहादुर शाह जफर के शान में 2 और उनके अलावा 4 और मुख्तसर कसीदे अंग्रेज हुक्कामों के तारीफ में। इनको अपने तशबीह पर बड़ा नाम था। आपने सुना होगा कसीदा का अज्जाए तरकीबी हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें तशबीह भी एक जुज आता है, तो वो कहते हैं मिर्जा गालिब कि इनको अपने तशबीह पर बड़ा नाज था। मतलब इनको अपने तशबीह, जो ये तशबीह लिखा करते थे, इनको उनके ऊपर बड़ा नाज था। इनके इब्तदाई 2 कसीदों में फारसी और मुश्किल का गलबा नजर आता है। बात समझ में आ गई? यहाँ तक के बात क्लियर हुआ आप लोगों का? और भी बहुत सारे कंटेंट है जिसको इंशाल्लाह मैं आपके सामने में रखना चाहूंगा और रखूंगा एक एक करके। यहाँ तक की बात क्लियर हुई, यस और नो? तो मिर्जा गालिब साहब ने 4 कसीदे, 2 किसके बारे में मैंने बताया? अभी मैंने बताया अभी आप लोगों को, जल्दी से बताइए। 2 बहादुर शाह जफर के शान में मनक़बत लिखी और 2 हजरत अली के शान में, और 4 इनके मुख्तसर कसीदे थे जो इन्होंने अंग्रेज हुक्कामों की मदद में लिखी थी। ठीक है, यहाँ तक के बात हम लोगों को समझ में आ गई थी सारी चीज़ें। अगर सारी चीज़ें क्लियर है तो एक बार आप लोग जरूरी आप लोगों के लिए कंपलसरी है, लाजिम व मलज़ूम है कि एक बार
एकदम जल्दी से थंबनेल कर दीजिए, जल्दी से यस कर दीजिए। और कुछ आगे का कंटेंट देखते हैं। ये सारे कंटेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान में तो रखना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। एग्जाम क्रैक करना है तो ये सारे पॉइंट हमारे माइंड में होना चाहिए। अब देखते हैं कुछ अक़वाल, इनके मुख्तसर अक़वाल हैं जिनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनना, एक दो क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाता है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना होगा। गालिब के बारे में चंद अहम अक़वाल हैं, मतलब इनके बारे में मुख्तलिफ अक़वाल ख्यालात है लोगों का, वो उनको जरा सा हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि जब मैंने गालिब साहब को शुरू में इब्तिदा में जब इनके लिए मैंने फर्स्ट डे क्लास लेकर के आया था, तो वहाँ पे मैंने एक पॉइंट आप लोगों को बताया था, शायद याद होगा, कि इनको फलसफी शायर भी कहा गया है। गालिब साहब को फलसफी शायर भी कहा गया है। और फलसफी शायर कहने वाले कौन है, तो याद रखिएगा यूसुफ हुसैन खान। ये स्टेटमेंट याद रखिएगा, इन्हीं के द्वारा कहा गया है। यूसुफ हुसैन खान ने गालिब को फलसफी शायर कहा है। गालिब को एहसास था कि अंदलेब गुलशन का नाफरी है वो, नाफरीदा है वो, मतलब गालिब साहब अपने आप को खुद को गुलशन नाफरीदा कहा करते थे, अंदलेब गुलशन नाफरीदा कहा करते थे। ये भी पॉइंट याद रखिएगा, गालिब साहब खुद को कहा करते थे। इसी तरह गालिब के कलाम को अगर बात किया जाए तो गालिब के कलाम को जलवाए सदरंग का कहने वाले सुरूर साहब हैं। आप ये सहमत करें जल्दी से कि सुरूर साहब का पूरा नाम क्या है? एकदम कॉमन चीज है, एकदम कहते हैं कि इब्तदाई जब हम लोग शुरू करते हैं ना, उस वक्त ये चीजें हम लोग जान जाते हो। आप लोग सिलेबस पढ़े हो, उसके अंदर ये चीजें हैं। सुरूर से कौन मुराद है, कौन शायर मुराद है, जल्दी से आप बता दीजिए कमेंट करके। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट, आपका कमेंट का मैं इंतजार कर रहा हूँ, प्लीज जल्दी से आप लोग बता दो। सुरूर से मुराद यहाँ पे कौन शायर है, किस शायर के बारे में, जिन्होंने जलवाए सदरंग कहा है, जलवाए सदरंग कहा है गालिब के कलाम को। निशात का शायर भी इन्हें कहा गया है। निशात का शायर कहने वाले याद रखिएगा मुमताज हुसैन खान है, मुमताज हुसैन खान ने कहा है। इसी तरह याद रखिए गालिब को गोयटे से देख लीजिए, ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये कहा कि आज के क्लास के अंदर हम लोग इसको वीवीआई मान लें तो कोई तो गलत बात नहीं होगा। ये वाला पॉइंट याद रखना हम लोग को, गालिब को गोयटे से ताबीर किया है। गोयटे के बारे में आप लोग बताना चाहेंगे तो बताइए जल्दी से कि आखिर इनसे इनको ताबीर क्यों की गई है। तो ये अंग्रेजी का बहुत बड़े शायर थे, बहुत बड़ी हस्ती थी अंग्रेजी की दुनिया में, अंग्रेजी शायरी में बहुत बड़ी हस्ती थी। इसी वजह से इनकी ताबीर इकबाल साहब ने, अल्लामा इकबाल साहब ने गालिब की ताबीर गोयटे से किया है। गालिब के अश्काल को इबहाम से ताबीर करने वाले फारूकी साहब हैं, शमसुर रहमान फारूकी। गालिब के अश्काल को इबहाम से ताबीर किया है शमसुर रहमान फारूकी साहब ने। एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, इसको जरा सा हम लोग देखें। मादी का रचा हुआ शोर, हाल के पेचोखम का एहसास और आने वाले दौर की किरणें, ये सारी चीजें इनके अंदर मौजूद थी, ये सारी चीजें इनके अंदर मौजूद है। ये किसका कॉल है, याद रखिएगा आल अहमद सुरूर साहब। देखिए सुरूर मैंने ऊपर में भी लिखा था, इन्हीं का नाम आल अहमद सुरूर साहब है, इनके बारे में भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो मादी का रचा हुआ शोर, हाल के पेचोखम का एहसास और आने वाले दौर की किरणें, ये सारी चीजें इनके अंदर अतम दर्जे से मौजूद थी। आल अहमद सुरूर का कौल था। अगर हम लोग बात कर लें, गालिब ने उर्दू शायरी को एक नया शोर, एक नया नसब, एक नया उफक दिया, मतलब उफक मतलब बुलंदी, एक नया नसब, एक नई बुलंदी दी। किसका कौल है, याद रखिएगा रशीद अहमद सिद्दीकी। अच्छा नीचे में उनके बारे में क्या स्टेटमेंट लिखा हुआ है, वहां पर हम लोग मैच करके लिख लेंगे। और इसी तरह अगर हम लोग बात कर रहे हैं दीवान गालिब का, हर मिसरा दारुबाबे सुखन नजर आता है, और दीवान गालिब का हर मिसरा दारुबाबे सुखन नजर आता है। और हिंदुस्तान की इल्हामी किताबें दो हैं, उनमें से एक वेद है, वेद मुक़द्दस है, और दूसरा अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो दीवान गालिब है। ये दोनों स्टेटमेंट अब्दुल रहमान बिजनौरी साहब का है। अब्दुल रहमान बिजनौरी साहब, दीवान गालिब का हर मिसरा दारुबाबे सुखन नजर आता है, पहला कौल। दूसरा कौल कि हिंदुस्तान की इल्हामी किताबें दो हैं, एक वेद मुक़द्दस और दूसरा दीवान गालिब। बकौल अब्दुल रहमान बिजनौरी, बकौल अब्दुल रहमान बिजनौरी, ये भी याद रखिएगा। अगर इसे अगला स्टेटमेंट देखते हैं, अगर इसे कोई काबिल कदर उस्ताद अगर इसे मिल जाए, मतलब इसे कोई काबिल उस्ताद मिल जाए
तो ये सीधे और वो उसे सीधे रास्ते पर डाल दे। मतलब गालिब साहब को अगर कोई एक अच्छे उस्ताद मिल जाए, एक अच्छे उस्ताद की रहनुमाई इनको मिल जाए और वो इनको सीधे रास्ते पर डाल दे, तो ये एक लाजवाब शायर बनेगा, वरना मोहम्मद लिखने लगेगा मकौल मीर तकी मीर। मीर तकी मीर का मानना था, देखिए इन्होंने कितनी अच्छी बात कही, इनकी सिफात को देख करके, इनके एक तरह से कह सकते हैं टैलेंट को देख करके, इन सारी चीजों को देख करके इन्होंने परख लिया था कि बहुत बड़ी हस्ती है ये छोटा सा बच्चा जो देखने में, जैसे हम ऑलरेडी मैंने आपको ये बताया था, एक और स्टेटमेंट मैंने आपको बताया था किसके बारे में, अगर आपको ध्यान में है तो जल्दी से बताइएगा। हमने वहां पर पढ़ाया था आप लोगों को इनके बारे में, मीर अनीस के बारे में। मीर अनीस के बारे में मैंने आप लोगों को एक चीज बताया था कि ये एक तरह से फलाने का लौंडा आफत ढा रहा है। फलाने का लौंडा का मतलब है कि उनके वालिद साहब का नाम लेकर के वो बताया था, है ना। अब ये बताइए, मीर मुस्तहसन खलीक का लौंडा आफतें ढा रहा है, ये स्टेटमेंट किसका था? इसी तरह मीर तकी, अच्छा इनसे वो बहुत बड़े शायर थे मीर तकी मीर साहब उस जमाने में। आप देखिए इनकी 1797 में पैदाइश होती है, तो तकरीबन इनके वफात का वक्त करीब आ जाता है। 1797 में पैदा हुए थे और ये 1800 ये में क्या बात है 10 में इनका इंतकाल हो जाता है। तो आप देखिए मीर तकी मीर साहब के सामने तो ये बच्चे थे, तो इन्होंने देखा, इनकी शायरी को सुना, इनकी शायरी को देखा, तो इनको अंदाजा लग गया, इन्होंने गेस कर लिया कि एक ऐसा ये छोटा सा बच्चा, ये इतना काबिल बच्चा है कि अगर इसे एक मुकाबिले दीन या फिर कह सकते हैं कि एक अगर ढंग का शायर अगर इसको उस्ताद की शक्ल में मिल जाए और वो उसे सीधा रास्ते पर डाल दे तो बहुत बड़ा और बहुत लाजवाब शायर बनेगा, वरना मोहम्मद लिखने लगेगा मीर तकी मीर। तो इनकी अगर हम लोग बात कर ले एक तरह से इनकी बातें, इनकी जो मतलब एक तरह से कह सकते हैं डिजायर जो था वो आगे चल करके काबिल भी मतलब काबिल कबूल भी हुआ और गालिब साहब एक आगे चल करके महान ये शायर भी बने। ये सारी चीजें गालिब के लिए शायरी मौसूकी और मौसूकी शायरी है मकौल अब्दुर्रहमान बिजनौरी। अब्दुर्रहमान बिजनौरी साहब के बारे में एक और भी आपने कौल देखा है अभी यहाँ पे, दो मतलब तीन अकवाल इनका हो गया। दीवान गालिब का हर मिसरा तारीख दारुबाबी सुखत नजर आता है। हिंदुस्तान की इल्हामी किताबें दो हैं, वेद और दीवान गालिब, और एक हम लोग यहाँ से ले लेते हैं गालिब के लिए शायरी मौसूकी और मौसूकी शायरी बन जाती है मकौल अब्दुर्रहमान बिजनौरी। यहाँ तक के बाद क्लियर हो गई सारी चीजें, सारे पॉइंट आपके माइंड में जा रहे हैं? यस और नो प्लीज जल्दी बताइएगा, जल्दी बताइएगा। हम लोग जब इतने लंबे इतने ये के साथ सपने लेकर के चल रहे हैं तो मेहनत तो करनी होगी। जिसका जितना लंबा सफर होता है उसको उतना ही ज्यादा मेहनत करना होता है। तो आप लोग मेहनत कीजिए, इंशाल्लाह कामयाबी आप लोगों को मिलेगी। गालिब के तसर्रुफ से गजल उर्दू की तासीर और तकदीर बन गई रशीद अहमद सिद्दीकी साहब। तो गालिब की तसर्रुफ से गजल उर्दू की तासीर और तकदीर बन गई मकौल रशीद अहमद सिद्दीकी। एक कॉल यहाँ से आपने ले लिया, एक कॉल और लिख लीजिए आप लोग। गालिब ने उर्दू शायरी को एक नया शऊर, एक नया नसब और एक नई बुलंदी या एक नया उफक दिया मकौल रशीद अहमद सिद्दीकी साहब। ये दोनों बात याद रखिएगा। गालिब ने गजल की तकदीर दरियाफ्त की और गजल को ऐसी फदाओं से आशना किया जहां उर्दू के तमाम मुमकिनाते शेर शायरी के बरगुबाला लाने के लिए सामान और सहूलतें फराहम कर दी रशीद अहमद सिद्दीकी। मैं लिख नहीं रहा हूँ, इसको फिर एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ ताकि आप लोग लिख लीजिए और बाद में आप देखिएगा तो वीडियो को पॉज करके आप इन सारे स्टेटमेंट को जरूर लिख लीजिएगा। गालिब ने गजल की तकदीर दरियाफ्त की और गजल को ऐसी फदाओं से आशना किया जहाँ उर्दू के तमाम मुमकिनात शेर शायरी के बरगुबार लाने के लिए सामान और सहूलतें फराहम की बकौल रशीद अहमद सिद्दीकी। याद रहेगा, याद रखिएगा, याद रखना आपकी जिम्मेदारी है भाई। गालिब के कसर शाही की बुनियाद जिद्दत तराजी पर है। इस जिद्दत तराजी में जिद्दत तखय्युल
जिद्दत इस्तिआरात, जिद्दत तशबीहात, जिद्दत मुहाकात और जिद्दत अल्फाज सब पाए जाते हैं बकौल आल अहमद सुरूर। बकौल आल अहमद सुरूर, ऊपर में भी एक दो स्टेटमेंट है इनके बारे में, इन सबको एक जगह ये कर लीजिएगा। एक जगह करने से आपको फायदा ये होगा कि याद करना आपके लिए आसानी हो, आसानी से आप याद कर लेंगे, आसानी से आपको याद हो जाएंगे सारी चीजें। गालिब का कमाल ये है कि इन्होंने सादा गोई मीर दर्द की रवायत में और ताज़ा गोई नासिक के खुसूसियात में मजमून आफरीनी मुतलाजिमात से अपना मुनफरिद रंग सुखन ईजाद करके उसे आब हयात को कायनात से मिला दिया। फिर से सुनिएगा, जरा सा गौर से सुनिएगा। गालिब का कमाल ये है कि उन्होंने सादा गोई मिर्द दर्द से सीखा या मिर्द दर्द की रवायत से ली इन्होंने, ताज़ा गोई नासिक से या इनके खुसूसियात से, मजमून आफरीनी व तलाजिमात से अपना मुनफरिद और रंग सुखन ईजाद करके इसे हयातु कायनात से मिला दिया बकौल जमील जानिबी। ये याद रखिएगा, ये सारे के सारे स्टेटमेंट जो मैंने आपके सामने में रिपीट किया, तकरीबन 12 से 15 स्टेटमेंट आपके सामने रखा गया है। इन सारे स्टेटमेंट को एकदम याद कर लीजिएगा, ज़हन में बैठा लीजिएगा। गालिब के चंद कलाम के बारे में हम लोग इंशाल्लाह कल के क्लास में इब्तिदा में बात कर लेंगे और उसके बाद हम दूसरे शायर को देखेंगे, दूसरे गज़लगो को देखेंगे। यहाँ तक के बात क्लियर रखिएगा। ये भी याद रखिएगा 1797 में पैदा हुए थे, 1869 में इनकी वफात हुई थी। पैदा कहाँ हुए थे, वफात कहाँ हुई थी, ये भी बता दीजिएगा। इनके बारे में सारी चीजें ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। सारी चीजें इनके कलाम के बारे में कल बात करेंगे इंशाल्लाह। जिस शायर को कल पढ़ेंगे उनके बाद या उनसे पहले इनके बारे में कल इनके कलाम के बारे में पहले डिस्कस कर लेंगे, फिर उसके बाद उस शायर के बारे में पढ़ने चलेंगे। आई होप कि सारी चीजें आप लोगों को क्लियर एंड क्रिस्टल होगा। किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग जरूर कमेंट करके मुझे इत्तला कीजिएगा, इत्तला दीजिएगा। इंशाल्लाह जरूर कोशिश करेंगे, जो भी प्रॉब्लम होगा उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। वीडियो कैसी लगती है इसके बारे में जरूर फीडबैक दिया कीजिए। आपकी छोटी सी सपोर्ट ही हमारे लिए सब कुछ होता है दोस्त। आपका सपोर्ट, अगर वीडियो देख रहे हैं तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और इवनिंग क्लास में, रात के क्लास में 9:20 में वहाँ जुड़ना ना भूलें। ये ना चीज़ इस काबिल तो नहीं है जो आप लोगों को उन सारी चीज़ों से आशना करा दे जो मेरे अंदर खुद ही नहीं है, लेकिन बस एक छोटी सी कोशिश है, एक काविश है, हमारी जिम्मेदारी है एक तरह से कि मैं जब इस क्लास को लेकर के चल रहा हूँ तो जो भी टूटी फूटी लफ्जों में मुझे आपके सामने प्रेजेंट करने का मौका मिल रहा है, ये ऊपर वाले का करम है। ये बहुत बड़ा गनीमत है मेरे लिए कि हम आपके सामने, ये एक नाअहल इंसान आपके सामने में आकर के अहलियत की बात कर रहा हो। ये बड़ा नाइंसाफी की बात है, लेकिन चलिए क्या करेंगे। कहते हैं ना कि जब अल्लाह तबारक व तआला किसी के साथ खैर का मामला करना चाहता है तो डेफिनेटली उसे कोई सही न कहीं रास्ते का रहनुमाई भी करता है। तो हो सकता है हमारे लिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ ऐसा ही रास्ता मुंतखब किया हो। और आप लोगों से खास करके दुआ की दरख्वास्त है कि अल्लाह तबारक व तआला से मेरे लिए भी दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमें भी सिरातुल मुस्तकीम पर चलाए, सही रास्ते पर चलाए। और जो कुछ भी आपने सीखा है इसका बदल तो अल्लाह तबारक व तआला से ही हम उम्मीद बनाकर बैठे हैं। आप लोगों से कोई उम्मीद नहीं है, छोटी सी उम्मीद आप लोगों से यही है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। और इससे फायदा आपकी को है भाई आगे चल करके, मुझे कोई फायदा नहीं। जैसे अब देखो एक और बात याद रखिएगा ध्यान में, सपोज कर बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना, आपने वो चीज राहत इंदौरी साहब का सुना होगा कि लगेगी आग तो आएगी घर के इज्जत में, यहाँ पर बस सिर्फ मेरा मकान थोड़ी है। वही वाली बात हम ये सोचते हैं कि भाई चलो हमने अपने मोबाइल से कर दिया, मैं अपनी जिम्मेदारी से सुपुर्दोश हो गया, मतलब मुझे छुटकारा मिल गया, मैं अपनी जिम्मेदारी से ये छुटकारा पा लिया। मेरे मोहतरम, आपको मालूम है
उर्दू एक ऐसी जबान है जिसके बारे में आए दिन आप देख रहे हैं कि एक तरह से अलग अलग तरीके का कितना फसाद उठे जा रहे हैं। और अगर मान के चलो इसको जब दुनिया वाले छोड़ना चाह रहे हैं और मुस्लिम सोसाइटी, मुस्लिम समाज के लोग भी अगर इसे छोड़ दें तो फिर इसका क्या हाल होगा। तो अब इसको ज्यादा से ज्यादा आपके जितने साथी हैं, आपके जितने अहबाब हैं, आपके घर फैमिली में आज का दौर तो ऐसा हो गया कि जितने लोग हैं उन सबके पास अलग अलग अपना अपना मल्टीमीडिया फोन है। तो आप उनका 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए आपके घर में वालिद साहब हैं, वालदा हैं, बड़े भाई हैं, बहन हैं, सारे लोगों का आप वीडियो ये कर लें, उनका मोबाइल ले लें 1 मिनट के लिए। आप ये दिमाग में चलता होगा कि सर जिंदगी में लोग सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाते हैं मोबाइल छोड़ करके। तो भैया मोबाइल मांगना उनको साइड में मत लेकर के चले जाना, बल्कि वहीं पर उनके सामने यूट्यूब खोल देना, समझ जाएंगे कि यूट्यूब पे कुछ काम करना चाह रही है। आप ले करके वहां पे जा करके चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। यही आपकी छोटी सी मेरी मदद बहुत बड़ी है। थैंक्स अल्लाह, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। आज का वीडियो कैसा लगा जरूर फीडबैक दीजिएगा और मिलते हैं इंशाल्लाह कल की क्लास में नए वीडियो के साथ। थैंक्स ऑल एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम।